हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आए हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, जैसा कि नाम से लग रहा है कि डिफरेंट क्लोन्स से प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज़ हैं। पॉलीक्लोनल मतलब अलग अलग या बहुत सारे क्लोन से प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज़, इतना ही पता चल रहा है हमें अगर इस टॉपिक को हम देख रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में, इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या है। मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एन एंटीजन विद डिफरेंट इपिटोप्स। तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये मिक्सचर है एंटीबॉडीज़ का, जो किसी एक ही एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन शर्त क्या है, उस एंटीजन पे अलग अलग इपिटोप प्रेजेंट होने चाहिए। इपिटोप क्या होते हैं? एंटीजन, मतलब एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन। जैसे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो कोई सी बैक्टीरिया है या कोई फंगस है, तो उसके सरफेस पे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं ना। तो उस बैक्टीरिया की सरफेस पे कई सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। तो उनको क्या करता है, हमारा जो शरीर है वो फॉरेन मॉलिक्यूल की तरह रिकॉग्नाइज करता है या एंटीजन की तरह रिकॉग्नाइज करता है। तो एक बैक्टीरिया पे ऐसे कई सारे प्रोटीन हो सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि उस बैक्टीरिया का हमें इन्फेक्शन हो गया और उस बैक्टीरिया में जितने भी सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं या ऐसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन सकती है, तो अलग अलग तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी ना हमारी बॉडी में, क्योंकि उस एंटीजन पे अलग अलग तरीके के एपिटोप प्रेजेंट हैं या प्रोटीन प्रेजेंट है या एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही बनेंगी। नॉर्मली हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन क्यों ना हो जाए या हमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, टाइफॉइड हो जाए, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो पॉलीक्लोनल टाइप की ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। मतलब अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ कैसी होंगी? किसी एक ही एंटीजन के अगेंस्ट में होंगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट क्लोन्स ऑफ प्लाज्मा बी सेल्स। जो प्लाज्मा में बी सेल्स हमारे पहले से प्रेजेंट होती हैं उनके डिफरेंट क्लोन्स से प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं तो वो अलग अलग क्लोन से प्रोड्यूस होंगी और हर क्लोन क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, डिफरेंट इपिटोप्स जो कि हमारे एंटीजन की सरफेस पे प्रेजेंट है। मैं क्या बोल रही हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी तो बस इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये हमने ये एंटीजन बनाया हुआ है। ये एंटीजन का मतलब, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया के सरफेस पे अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक, उस बैक्टीरिया की सरफेस पे जो अलग अलग प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हमने अलग अलग पेन से दिखा दिया है, रेड कलर के पेन से, ब्लू कलर के पेन से और ब्लैक कलर के पेन से। ठीक है, एंटीजन तो एक ही है लेकिन इसकी सरफेस पे डिफरेंट इपिटोप्स प्रेजेंट हैं। एक सेकेंड, ठीक है, डिफरेंट इपिटोप्स प्रेजेंट है, तो जब ये बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तो जो एंटीबॉडी बनेंगी वो अलग अलग इपिटोप के स्पेसिफिक बन सकती हैं। हो सकता है इनमें से दो के अगेंस्ट में बन जाए या हो सकता है तीनों के अगेंस्ट में बन जाए। तो ये जो सरफेस ऑफ एंटीजन है उस पर जो डिफरेंट तरीके के इपिटोप्स प्रेजेंट हैं उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बन रही है हमारी बॉडी में वो हमारी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, वन एंटीजन, डिफरेंट इपिटोप्स या एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, एक एंटीजन जिस पे डिफरेंट इपिटोप्स प्रेजेंट है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे की मैकेनिज्म क्या है इनके प्रोडक्शन का, कि बॉडी में किस तरीके से ये प्रोड्यूस होती हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमने, हाँ, ये हमारी बॉडी में इस एंटीजन ने एंटर किया या इन्फेक्शन हुआ इस एंटीजन का। तो जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे ब्लड में क्या होता है, कई सारी सर्कुलेटिंग बी सेल्स होती हैं। बी सेल्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं या ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं कह सकते हैं हम। तो ये जो बी सेल्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, उनके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? BCR, बी सेल रिसेप्टर, जिनको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। तो हमारे जो ब्लड में इस तरीके की बहुत सारी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके सरफेस पे अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज़ हैं जो अलग अलग तरीके के एंटीजन से बाइंड कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी पहले से प्रोड्यूस करके रखती है। ठीक है,
जैसे कि हमें वैक्सीनेशन हम करवाते हैं बचपन में, या कभी कभी किसी भी मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये सर्कुलेटिंग बी सेल्स जो होती हैं, जिनकी सरफेस पे बी सेल रिसेप्टर या इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, ये अलग अलग एंटीजन के स्पेसिफिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी, ये हमारे ब्लड में ट्रैवल कर रही हैं। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि अरे ये वाला एंटीजन आ गया है, तो इसमें से देखिए जो लाल कलर वाले एंटी बॉडीज़ हैं वो जाके लाल वाले एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे, जो नीले वाले हैं वो नीले वाले के साथ बाइंड हो जाएंगे, जो काले वाले हैं वो काले वाले के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने बाइंड करते हुए दिखाया भी है कि अपने अपने एपिटोप को पहचान लेंगे, वो जो सर्कुलेटिंग बी सेल्स हैं उससे जाके बाइंड हो जाएंगे। अब जैसे ही ये बाइंड होंगे तो होगा क्या, इनमें एक्टिवेशन हो जाएगा, ये बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। जितने भी बी सेल बाइंड हुए होंगे अपने मतलब कि एंटीजन के साथ या एपिटोप के साथ, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होने के बाद क्या कर रही है, जब कोई चीज़ एक्टिवेट हो जाती है तो वो मल्टीप्लिकेशन करने लगती है बॉडी में। कोई सेल एक्टिवेट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने लगती है, प्रोलिफरेशन करने लगती है, और अपने ही जैसे कई सारे क्लोन बनाती है। ठीक है, तो जब मान लीजिए ये वाली हमारी बी सेल है, ये वाली बी सेल है, ये वाली बी सेल है, तीनों ही एक्टिवेट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, प्रोलिफरेशन होगा। एक्टिवेशन के बाद ये अपने ही जैसी बी सेल को सिक्रीट करेंगी, जिनको हम कहेंगे प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, उन प्लाज्मा सेल्स के ऊपर कोई बी सेल रिसेप्टर नहीं पाया जाएगा। ये प्लाज्मा सेल जो होंगी वो अपने ही जैसे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी जिससे वो बनी थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेड कलर वाले बीसीआर से बनी थी ये प्लाज्मा सेल, तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करेंगे ब्लड में जो रेड कलर के होंगे। ये एक ही तरीके के जो सेल से सिक्रीट हुए हमारे एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, जिनका क्लोन एक ही तरह के क्लोन से बनी हुई है ना, क्योंकि ये बी सेल डिवाइड होकर सारे क्लोन बनाई है और उससे ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली प्लाज्मा सेल जो नीले वाले एंटीबॉडी को अपनी सरफेस पे लिए हुई थी वो प्लाज्मा सेल बनाएगा, तो जो नीला वाला एंटीबॉडी है वो बनेगा। इसी तरह से काला वाला जो बी सेल बीसीआर अपने पे लिया हुआ था वो जो प्लाज्मा सेल बनाएगा, उससे काले वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक ही एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये सारे एंटीबॉडी को जब हम मिला देंगे तो हम ये हमारे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो जाएंगे। तो ब्लड में तीनों ही तरीके के होंगे, तो इस हमें सेपरेट करना तो मुश्किल होगा ना कि कौन से किसके अगेंस्ट में है। तो ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही हमारी बॉडी में किसी भी एंटीजन का जो इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में बनते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब इसको हम प्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाना है किसी एंटीजन के अगेंस्ट में, तो हम रैबिट या गोट एनिमल मॉडल का यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा डिफरेंट एपिटोप कंटेनिंग एंटीजन है उसको रैबिट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एंटीजन एक्टिवेट्स बी सेल, जो ये एंटीजन उसकी बॉडी में जाएगा तो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, और बी सेल जो होंगी वो एक्टिवेशन के बाद प्रोलिफरेशन करके पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। इस प्रोसेस में कम से कम 6 to 8 वीक्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो विद इन 6 to 8 वीक्स ये सारी प्रोसेस होंगी। अब प्लाज्मा सेल जब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना लेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जो रैबिट होगा उसका एंटी सीरा ले लेंगे। एंटी सीरा क्या होता है, मतलब उसका सीरम सैंपल ले लेंगे, उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे जिसमें हमारी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। उसके बाद अगर हमें उनको आइसोलेट करना है तो हम उनको उसी एंटीजन का दोबारा से यूज़ करके जो डिफरेंट हमारी इम्यूनोप्रेसिपिटेशन टेक्निक है तो उस या एलाइजा की मदद से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, या एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका प्रोडक्शन हो जाता है अगर हमें करवाना है तो। अब प्रोडक्शन हम करवा क्यों रहे हैं, हमें करवाने का मतलब क्या है, कुछ हमें चाहिए होगा काम अपना कुछ किसी काम के लिए चाहिए होगा या रिसर्च पर्पज़ के लिए चाहिए होगा, तो उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहाँ यूज़ की जाती हैं। सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जैसे हमें अगर किसी प्रोटीन की का लोकेशन देखना है बॉडी में कहाँ पे है, जो भी हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखा था, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में वो जो हमारे एंटीबॉडी टैग्ड होते हैं फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से, वो एंटीबॉडी हम कहाँ से लाते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज से ही ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर अननोन एंटीजन है तो उसकी डिटेक्शन में भी यूज़ होती है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता ना कि इस तरीके का एपिटोप है उसका, तो हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी को यूज़ करेंगे तो जो भी उसके अगेंस्ट में या उसके स्पेसिफिक एपिटोप होगा उससे वो बाइंड हो जाएंगे, बाकी सब वॉश्ड हो जाएंगे, तो हमें बाद में उसको पता चल जाएगा कि किस तरीके का एंटीबॉडी बाइंड हुआ है। ठीक है, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन में, फ्लो साइटोमेट्री में, एलाइजा इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जितनी भी डिटेक्शन टेक्निक है या जितनी भी हमारी
रिसर्च मेथड्स हैं जिनमें हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं, उसमें हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का ही यूज़ करेंगे। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है तो, लेकिन हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको प्रोड्यूस करवाना आसान होता है। मोनोक्लोनल में आपको एक ही तरीके के एंटीबॉडी से एक ही इपिटोप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी चाहिए होंगे, तो उसका प्रेसिपिटेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि हमारे ब्लड में तो मिक्सचर रहेगा ना, तो मिक्सचर में से किसी एक को अगर अलग करना है तो मुश्किल तो आएगी ही, उसकी संख्या भी कम हो जाएगी, ठीक है, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ तो आप बहुत ज़्यादा सी आइसोलेट कर सकते हैं ब्लड में से, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का अपना अलग अपनी वैल्यू है, तो इसको यूज़ भी हम डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गया इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आपको इम्यूनोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने इसमें सब कुछ बता भी दिया है। नहीं भी क्लियर है तो इसको देख के आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कोई भी अपने मन में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।